हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी वाली सीरीज में हमने पिछले लेक्चर्स में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, पाषाण काल, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर में थोड़ा ये लंबा लेक्चर रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम शैव धर्म और भागवत धर्म, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य, यूनानी आक्रमण, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का समय जो है, इन सब चीज़ों पर आज फैक्चुअल स्टडी करेंगे। और फैक्चुअल स्टडी करने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस बने हुए, आने वाले एग्जाम्स में आपकी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़कर इसकी तैयारी करते रहोगे, आप लोग जरूर फाइट में रहोगे, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहोगे अपनी। चलो देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, पहला चैप्टर है वो शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में। देखो, शैव और भागवत धर्म में ना, मैं आपको शो करता हुआ चलता हूँ हैंड टू हैंड कि पुराने काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो कि पुरुष जिसमें शिव हो गए और प्रकृति देव या उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि शिव शक्ति के योग को दर्शाता है। ठीक है, शिव और पार्वतिया की जो मूर्तियां हैं, ये गुप्त युग में इनका जो है विशेष रूप से बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, पुराणों की अगर माने तो पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नाम के ब्रह्मचारी ने की थी। और ये लकुलीश को शिव का अवतार मानते थे। वहां के जो लोकल लोग होंगे वो लकुलीश को शिव का अवतार मानते थे। कपालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था और कपालिक के जो उपासक थे, ठीक है, इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानते थे। एक जगह है जिसका नाम है श्रीशैल, ये इनका एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है दोस्तों, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार होते थे और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्तों को नयनार कहा जाता था। मैक्सिमम गुप्त शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अगर हम और भी कुछ डिटेल्स देखें इस धर्म में, देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें दोस्तों भगवान कृष्ण का भी जिक्र हुआ है, जिसमें कृष्ण के बारे में बताया हुआ है कि वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें जो है वासुदेव कृष्ण भी कहा गया। ठीक है, एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र भी कहा गया है। इसके अलावा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है कृष्ण को, घोर अंगिरस का शिष्य। ठीक हो गया। कृष्ण के भाई हैं जिन्हें बलराम, जिनका नाम है हलधर के नाम से भी जाना जाता है। और एक स्तंभ है दोस्तों जिसका नाम है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। तो भागवत धर्म से संबंधित है, ये प्रस्तर है या स्तंभ या अभिलेख, इसको आप कह सकते हो, या जानकारी, साक्ष्य, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये बेस नगर के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होती है। ये था पूरा इसका। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखो, कई बार सवाल पूछ सकता है कि नयनार के बारे में पूछ सकता है कि नयनार कौन थे। तो शिव भक्त दोस्तों नयनार को कहते थे, जो शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव को जो मानने वाले थे, शैव अनुयायियों को नयनार कहा जाता था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देगा कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। दोस्तों 9 रूप हैं इसके। ठीक है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। एक डिटेल है कि भागवत धर्म से संबंधित पहला जो उपलब्ध प्रस्तर है, स्मारक है, वो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एक नाम है जिनका एंटियालकिडस। ठीक है, एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंटियालकिड्स इसको कहते हैं। तो इस जगह का दोस्तों, एंटियालकिड्स का, इस जगह का एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। इसने क्या काम किया, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया और एक स्तंभ की स्थापना करवाई। ठीक है, हेलियोडोरस ने, और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर जो लेख लिखा गया था उसको, हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस यानी कि देवताओं का देवता कहा है। ठीक है,
किसको? वासुदेव को। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, देवताओं का देवता कहा है? वासुदेव को दोस्तों। ठीक हो गया। इसके बाद में और सवाल बन जाए कि विष्णु के किस अवतार, आपने कई बार चीजें देखी होंगी, पौराणिक कथाएं देखी होंगी, तो उसमें क्या रहता है कि विष्णु का एक अवतार था, वाराह का अवतार, जिसमें देखा होगा कि भगवान विष्णु ने एक दैत्यराज है हिराक्ष, उसका वध करने के लिए, उसको मारने के लिए वाराह रूप धारण किया था, उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि भगवान जो है पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर बैलेंस करके समुद्र से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए और सवाल बन जाता है इसमें कि पुरी में रथ यात्रा, पुरी की रथ यात्रा के बारे में। अब पुरी कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में दोस्तों। तो इसकी जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ को लेकर निकाली जाती है। ठीक है, इस तरीके से सवाल इसमें पूछ लेता है इस चैप्टर से। और पूछ लेगा राजा नंद के बारे में, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। राजा नंद के बारे में पूछ लेगा कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, यहाँ से राजा नंद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कलिंग चेदी था एक व्यक्ति, ये नहीं नहीं कलिंग चेदी नहीं, कलिंग के चेदी वंश का प्रतापी शासक था खारवेल। ठीक है, कलिंग में चेदी वंश का प्रतापी शासक था ये। और हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके बारे में बताया गया है कि नंद वंशीय शासक हुए महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम साक्ष्य है यहाँ पर। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को, जो जैन भिक्षु हैं, इनको ग्राम दान में दिए गए। ठीक है, इसका भी उल्लेख यहाँ पर है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्यों को पराजित किया। ठीक है, खारवेल के बारे में है कि इन्होंने जो है चोर, चेल और पांड्यों को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा हुआ है। एक व्यक्ति का नाम और आता है इसमें, या एक और क्वेश्चन इसमें कई बार देखने को मिल जाता है कि कौन सा सम्राट ऐसा है जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपरो परशुराम। दोस्तों ये बात चल रही है यहाँ पर केवल महापद्मानंद की। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊं महापद्मानंद के बारे में, तो मगध पर शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश का शासन स्थापित हुआ था। अब नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद और उग्रसेन था। ठीक है, पुराणों में महापद्मानंद को सर्वक्ष तांत्रक ये भी कहा गया है। ध्यान रखना आप, अगर क्वेश्चन में बन जाए कि सर्वक्ष तांत्रक किसे कहा गया है, तो दोस्तों ये महापद्मानंद के लिए उपाधि है ये। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम 6ठी शताब्दी के बाद या 6ठी शताब्दी ईस्वी पहले की जो राजनीतिक दशा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पॉलिटिकल सिचुएशन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसकी, कि बौद्ध ग्रंथ जो है ना, इसमें 16 महाजनपदों की सूचना मिली। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की, जिसमें आपका अंग, मगध, काशी, अगर आप नोट करना चाहते हो तो मैं साथ में हैंड टू हैंड करके भी चलता हूँ। जिसमें आपका आ गया दोस्तों अंग, मगध आ गया, इसमें काशी इसमें आ गया, कोसल इसमें आ गया, वज्जी एक जनपद है, इसके अलावा मल आ गया, चेदी आ गया, वत्स आ गया। ठीक है, और आपका कुरु, पांचाल, मत्स्य है। ये कुरु और पांचाल के बारे में तो आपको पता ही होगा, महाजनपद है। ठीक है, मत्स्य आ गया, मत्स्य के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ ही है। और मत्स्य के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था, महाभारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट राज्य है ये मत्स्य राज्य। यहाँ पर पांडव गए थे, कौरव, मतलब सारी कहानी आपको पता ही है। ठीक है, मत्स्य के बारे में सूरसेन हो गया एक, और साथ में इसके आता है अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। और साथ ही कंबोज।
दोस्तों ये पूरे 16 महाजनपद है। इसके अलावा जैन ग्रंथ में भी, ठीक है, जैसे बौद्ध के बारे में बताया, तो जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है। जो यहाँ पे प्राप्त सिक्के हैं, आहत सिक्के, पंचमार सिक्के, चांदी के बने होते हैं ये। और मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। दोस्तों मत्स्य के बारे में हमने राजस्थान पीसीएस की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें भी बताया हुआ है। इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। इसके अलावा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया। ठीक है, कई बार आप ध्यान देना, मौर्यों के समय पाटलिपुत्र रिलेटेड है ये मौर्यों से, पाटलिपुत्र, अगर इससे सवाल बनता है तो। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। गौतम बुद्ध के समय एक वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जिसमें आपके कपिल वस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, ये सारी चीजें। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्न थी, दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी, मैं वही चीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जहां से सवाल बने हुए हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो अहिच्छन्न थी। ऐसे ही दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। कई बार पूछ लेता है और सीधे ऐसे ही पूछ लेगा कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी। और क्या है दोस्तों इसमें, मगध में नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, ये पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन थी। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो यूनानी आक्रमण के बारे में। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा यूनानी आक्रमण के बारे में। अब ये क्या है, देखो हकामनी एक साम्राज्य हुआ है, तो हकामनी साम्राज्य को विध्वंस करने के बाद में 326 ईस्वी पूर्व बसंत के लास्ट में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए चला। लगभग 2 साल का यह अभियान था। इसके बाद में 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर के महीने में पाटल से इसने यूनान को प्रस्थान किया। ठीक है दोस्तों, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर से रिलेटेड इसने क्या है, झेलम नदी है और तट है पुरु का। ठीक है, झेलम नदी के तट पर पुरु को इसने पराजित किया, मतलब झेलम नदी का तट है और पुरु को इसने पराजित किया। लेकिन ये जो राजा था ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, वीर राजा था, तो इसकी वीरता से सिकंदर प्रभावित हुआ। उसने अपना इसे मित्र बना लिया और अपना राज्य और कुछ नए इलाके इसने प्रदान किए। ठीक है, जब दोस्तों सिकंदर का हमला हुआ तो उत्तरी भारत पर एक वंश शासन करता था जिसका नाम था नंद वंश। अब इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। सीधे पुरु, और पुरु को दोस्तों पोरस भी कहते हैं, राजा पोरस। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम सीधे सीधे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉपिक्स को। चैप्टर ही कह सकते हो आप इसको। अगला मौर्य साम्राज्य। दोस्तों आप ये कहोगे सर इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर कैसे चेंज हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर चेंज नहीं हो रहे हैं, चैप्टर उतने ही हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एक तरह से क्रैश कोर्स या आप कह सकते हो कि कोर एरिया निकाला हुआ है जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हुए हैं और बनेंगे ही आए। तो मैं आपको फालतू कहानी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना मैं बताऊँ एक तरह से प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीजें रही है। ठीक है, अब देखो मौर्य साम्राज्य जो है
इसका टाइम पीरियड रहा था दोस्तों 321 से 184 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसमें मौर्य राजवंश की जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले कि धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को कुलहीन कहा गया है। ठीक है, देखिए आपके लिए अब होमवर्क भी है, बीच बीच में मैं होमवर्क भी देता चलूंगा कि मुद्रा राक्षस क्या है ये आप बताओगे। और मुद्रा राक्षस एक नोवेल है, बुक है, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सर्च करोगे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, कुलहीन कहा गया है। इसके अलावा जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। चाणक्य द्वारा मौर्य काल में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की बुक से, ठीक है, ये शासन का सिद्धांत स्थापित किया गया। इसमें राज्य के 7 सिद्धांत है। ठीक है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड व मित्र की व्याख्या मिलती है। राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है अर्थशास्त्र, राजनीति से रिलेटेड है, यह राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इसके अलावा जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है दोस्तों, रुद्रादमन का एक जूनागढ़ शिलालेख है, मैं हैंड टू हैंड लिखता भी चलता हूं। रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख है जहां पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा मिलता है ये मिलता है पुष्यगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के जितना भी पूर्वी पार्ट था, ठीक है, और उस पार्ट के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में हरा दिया। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर धम्म का प्रतिपादन किया। सवाल कई बार बन जाएगा कि धम्म का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसके लिए आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अशोक पे आप टिक करोगे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में देवना पियदस्सी ये कई बार बन जाता है दोस्तों। ठीक है, कि देवना पियदस्सी ये किसके बारे में है, तो ये सीधे अशोक से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, ये अशोक की उपाधियां हैं। चलिए, इसके अलावा और क्या इसमें फैक्ट्स कि इसे जो है ना पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है। देखो मैं आपका 360 कवर कर रहा हूँ फैक्चुअल, कुछ भी आए आप लोग छोड़ के मत आना, करके आना जरूर। अशोक के अभिलेखों में एक अधिकारी है जिसका नाम है, देखो अशोक की बात चल रही है यहाँ पर, सारी एक अधिकारी है जिसका नाम है रज्जुक। सवाल बन जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, और इसके अलावा रज्जुक की स्थिति आधुनिक जो डीएम जैसी है ना, यानी कि जिलाधिकारी जैसी, ऐसा ही अधिकारी होता है जिसमें राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में से अधिकार थे। ठीक है, डीएम की तरह राजस्व के अधिकार भी इसे थे और न्याय को लेकर भी इसके पास अधिकार थे। इसके अलावा सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया। अशोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ पिलर का निर्माण, मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हैं। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, ये राजस्थान पीसीएस में भी मैंने बताया था आपको, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि में इसके अभिलेख मिले। सवाल कैसे बनता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है और लिपि कौन सी है, ऐसे पूछ लेगा। इसके अलावा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नाग और खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि जो है दोस्तों वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है, इस तरीके से खरोष्टी लिपि। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। अशोक का जो वृहद शिलालेख है उसमें संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि को रोकने का वर्णन है। ठीक है, नगर प्रशासन का वर्णन मिला है पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिला है और ये इंडिका में मिला है। अब सवाल ये बनेगा कि इंडिका किसकी है दोस्तों, मेगास्थनीज की।
ठीक है। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते थे। ठीक है दोस्तों। और साथ ही मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। मौर्य काल में शीताध्यक्ष एग्रीकल्चर भूमि का अध्यक्ष था। वहीं भूमि पर टैक्स वसूलने का कार्य करता था। जबकि अग्निमोही जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्क अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व व्यापार टैक्स वसूलता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने का कार्य समाहर्ता द्वारा। ठीक है। राजस्व कौन इकट्ठा करता था? वो करता था आपका समाहर्ता, है ना। एग्रीकल्चर का रिलेटेड शीताध्यक्ष। देखो मौर्य काल में एजुकेशन का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ठीक है। एजुकेशन को लेकर इन्होंने जो है सीरियस काम किया। और साथ ही भारत आए यात्रियों का कार्यक्रम है जो इस काल में आए थे, आपका मेगास्थनीज, फिर हो गया फाइयान, वेनसांग इत्सिंगा। एक मिनट, ये हो गया आपका वेनसांग और इत्सिंगा। ठीक है, ये आए थे। अब इससे रिलेटेड दोस्तों सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, देखो देखो सवाल इसमें पूछ लेगा कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित कहां से होता है? यह रुद्रादमन के जूनागढ़, जो जूनागढ़ शिलाभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ शिलाभिलेख, यहां से गुजरात और मौर्य साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। ठीक है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ मिली है? तो उत्तराखंड में दोस्तों कालसी एक जगह है, यहां से मिली। ठीक है। और सवाल बन जाएगा कि टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के संबंध थे वो कहाँ का शासक था? दोस्तों मिस्र का शासक था। निम्नलिखित में से कई 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि कौन से स्रोत में प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका लिखी हुई थी, ये जो है, इसमें प्राचीन भारत में दोस्तों दास्तां नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है। और सवाल बना देगा कि इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज था। किसमें पुनर्विवाह वर्जित था? तो मनुस्मृति में। मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो वो पुनर्विवाह की उसे अनुमति नहीं। कई बार आपको जो है सुमेलित करने के लिए दे देगा कि चंद्रगुप्त का रिलेशन किससे है, यानी कि पियादसी से, सैंड्रोकोट से, अमित घात से, विष्णुगुप्त से। अशोक का जैसे पियादसी से है ना। चंद्रगुप्त का संबंध है सैंड्रोकोट से, ऐसे ही बिंदुसार का संबंध है अमित्रघात से। इस तरीके से कई बार पूछ लेगा। और पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस साल में पराजित किया? देखो सेल्यूकस से जो मौर्य की लड़ाई थी वो 305 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। ठीक है, चलिए ये पूरा हो गया। इसके बाद में दोस्तों अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो इसी से रिलेटेड है, मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में मैं बताऊं, पहले आपको थोड़ा फैक्चुअल जानेंगे हम। इसमें सवाल ऐसे बनते हैं, सारा टाइम पीरियड पूछता है इसमें कि ये शक संवत कब प्रारंभ हुआ, शक संवतों में अंतर कितना है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो इसमें दोस्तों आपका मौर्य वंश आता है और कुषाण वंश आता है, जिनकी सीमाएं भारत के बाहर तक भी फैली हुई थी। और सवाल बनाने का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सातवाहन राजवंश पुराना राजवंश आता है। और पूछ लेगा कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए हुआ है।
आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये आपकी मत्स्य पुराण में मिलती है दोस्तों। अब इसकी अगर फैक्ट्स के बारे में हम जाने इस चैप्टर के, यानी कि मौर्योत्तर काल के, तो देखो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया। ठीक है, इंडो ग्रीक राजाओं ने। इसके अलावा इन्हें जो है नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय जाता है पूरी तरीके से स्वर्ण सिक्कों को, इंडो, देखो कंफ्यूज मत होना, इंडो ग्रीक राजाओं ने इन सिक्कों का प्रचलन करवाया, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रचलन में आए तो कुषाण शासक जब सत्ता में आए तब इन्होंने इसका जो है प्रचलन किया। कुषाण शासकों ने दोस्तों सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, विम कडफिसेसिस ने, इस शासक ने। इसके अलावा प्रेजेंट में वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर ये यूज करते थे। ठीक है, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। सौदरानंद, बुद्धचरितम और सारी पुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचनाएं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना करी। ये कई बार पूछ लेता है पतंजलि को लेकर कि पतंजलि ने मतलब अष्टाध्यायी पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। इसके अलावा कुषाण शासक कनिष्क काल में कला क्षेत्र में डेवलप हुआ। यहाँ पर आपकी जो है गंधार शैली और इसके साथ में आती है मथुरा शैली। ठीक है, ये डेवलप हुई है। और शुंग वंश का लास्ट राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मारा गया। वासुदेव ने कण्व या कण्वायन नाम से राजवंश की नींव रखी। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा और अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक यानी कि सिंधुक द्वारा मारा गया था ये। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक, जो सातवाहन, यानी कि कई बार सवाल क्या बनता है सबसे पुराना वंश कौन सा है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये भी पूछ लेता है कई बार। और पूछ लेता है कि इनकी वास्तविक राजधानी पैठन में अवस्थित थी सातवाहनों की। ठीक है, सातवाहन वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था, पहला जो प्रतापी शासक था, देखो संस्थापक सिमुक था, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, संस्थापक सिमुक था, लेकिन जो पहला प्रतापी शासक था उसका नाम था शातकर्णी प्रताप। अब प्रतापी से आप समझ रहे होंगे पावरफुल। ठीक है, और सबसे प्रतापी शासक जो बहुत ज्यादा प्रतापी था वो था गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे प्रतापी वो गौतमीपुत्र शतकर्णी। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, इसकी उपलब्धियों की जानकारी का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये हमने पहले पढ़ा। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया भी होगा। बाकी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, फैक्चुअल और जो क्वेश्चंस जहाँ से बनते उनको हमने कवर किया। आगे भी हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। बाकी आप लोग ज़रूर बताना लेक्चर आपको कैसा लगा। और साथ ही अगर आप प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आप ये देखो, हमने एंशियंट हिस्ट्री प्लस रेफरेंस बुक के साथ बहुत अच्छे से कवर की हुई है। सब कुछ कवर किया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर युग के बारे में देखेंगे और स्थापत्य काला के बारे में देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। बाकी जो लोग राजस्थान से अगर देख रहे हो या राजस्थान पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। राजस्थान पीसीएस का स्टैटिक पोर्शन हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को। और जो क्वेश्चंस वहाँ पर जैसे बन जाते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको फैक्ट्स के साथ में बता रहा हूँ, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा के मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से जुड़ जाओ उसमें। बाकी तैयारी करते रहो अपनी, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।